अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, पाकिस्तान के खिलाफ एक हाइब्रिड वार और फिफ्थ जनरेशन वार के मनफी हथकंडों का बेदरेग इस्तेमाल पूरी दुनिया इस तरफ तवज्जो मबजूल करवाने की हम कोशिश कर रहे हैं, बल्कि EU डिसइंफो लैब ने भारत की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ जो प्रोपेगंडा है ना सिर्फ उसे एक्सपोज किया, बल्कि जो जाली मीडिया आउटलेट्स थे या जाली ऑर्गेनाइजेशंस का इस्तेमाल करके और वो अफराद जो इस दुनिया में ही नहीं है, जो कि 2004 और 6 में फौत हो चुके हैं, उनका नाम इस्तेमाल करके मुख्तलिफ आर्टिकल्स लिखे गए और पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगंडा किया गया। कल बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वज़ीर आज़म के मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ और वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद हसन चौधरी साहब जो हैं, उनके दरमियान एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोशल मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होना और उसमें अफगानिस्तान और भारत की बात की गई है। और अब तो इससे पहले जो वज़ीर दाखिला हैं उनका भी ये कहना है कि इजराइल और भारत मिलकर पाकिस्तान मुखालिफ एक प्रोपेगंडा कर रहा है। ये जो कैंपेन है इसे काउंटर और करने के लिए जो हमारी हिकमत अमली है वो कितनी मौसर है, इस पर आज हम बात करेंगे। और रियासत के खिलाफ जो हाइब्रिड वार के शवाहिद हैं वो हमारे पास दस्तावेजी शक्ल पर भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की गई वो डोजियर भी हमने अक़वाम मुत्तहिदा में जमा करवाया और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक स्टेटमेंट दी और बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है कि दासू वाक़े में रॉ और NDS शामिल है और उसकी शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं, उस पर मजीद भी काम किया जा रहा है। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू की है और उसमें बड़े अहम कुछ इक़्तिबासात हम आपके सामने रखेंगे। ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में जो जारी कशीदगी है उसके हवाले से अपने मौक़िफ़ का अदा किया है और पाकिस्तान का जो अफ़गानिस्तान के हवाले से मौक़िफ़ है उस पर बात हुई है। 30 लाख अफ़गानी इस वक्त भी मौजूद हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं और उन्होंने कहा कि 5 लाख ऐसे अफ़गानी भी मौजूद हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं। और अगर अफ़गानिस्तान के अंदर मसला पैदा होता है तो वहाँ क्योंकि तालिबान गो के बुनियादी तौर पर पख्तूनों की तहरीक है, इसीलिए जो हमारा पख्तून एरियाज़ है वहाँ पर रद्द अमल सामने आएगा, जैसा कि 2003 और 2004 में रद्द अमल सामने आया। अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया और जो ट्रेड का मामला है ख़ास तौर पर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ उसका भी जिक्र किया और उन्होंने ताशकंद से लेकर फिर मज़ार शरीफ तक और पाकिस्तान तक जो रेलवे लाइन है उसका जिक्र भी प्राइम मिनिस्टर ने किया। लेकिन इस हाइब्रिड वॉर के क्या मनफी असरात मुरतब होने हैं पाकिस्तान पर और इस खित्ते पर, और जो एक इकनॉमिक जो एक हम ये कह सकते हैं कि एक मुआशी इनकलाब जो लाया जा रहा है यहाँ पर मुख्तलिफ रीजन के ममालिक की जानिब से और जो उनकी रीजनल अप्रोच है उसे भी आज हम गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। मेहमानों का तारुफ करवाते चले। ब्रिगेडियर रिटायर्ड टीपू सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, दिफाई उमूर के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब, आपकी तशरीफ आवरी का। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, अफ़गान उमूर को बहुत बखूबी जानते हैं, समझते हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में हमें ताहिर खान साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ ब्रिगेडियर साहब आपसे करते हैं। EU डिसइंफो लैब हो या बरतानिया में जो पनिश किया जिस तरीके से ब्रिटिश मीडिया रेगुलेटर अथॉरिटी जो है उसने उनके एक एंकर अर्नब गोस्वामी को, जो कि पाकिस्तान मुखालिफ एक प्रोपेगंडा कर रहा था, उसके अलावा हमने देखा कि 2-3 ऐसे अशखास हैं जिन पे एलिगेशंस भी है, बिलखुसूस पुलवामा में जो व्हाट्सएप चैट पकड़ी गई थी उसका जिक्र भी सामने आया। फिर एक सुधीर चौधरी हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगंडा, एक हाइब्रिड वॉर का हिस्सा बने हुए हैं, बल्कि उसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। इसके लिए जो हमारी हिकमत अमली है ब्रिगेडियर साहब वो कितनी मौसर है? देखिए, बात यह है कि दुनिया का तो पता है कि ये हाइब्रिड वार जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसमें कितना झूठ है कितना सच है। असल बात यह है कि जो स्ट्रेटजिक सिचुएशन है ख़ित्ते की, जनूबी एशिया की और सेंट्रल एशिया की, वो चेंज होने जा रही है और ये हाइब्रिड वार जो है उसका एक शाखसाना था, एक हिस्सा था कि पाकिस्तान किसी एडवांटेजियस पोजीशन में ना आ जाए सो फार एज द वर्ल्ड कनेक्टिविटी इज़ कंसर्न। अमेरिका इंतज़ार करता रहा 20 साल के उसको कामयाबी हो और उनके जो 6 मकासद थे उनमें से एक मकसद उनका ये था कि पाकिस्तान पे नज़र रखे, पाकिस्तान के जो स्ट्रेटजिक एसेट्स हैं उन पर नज़र रखे और पाकिस्तान की जो अफादियत है ख़ित्ते में और या पाकिस्तान का जो रेलेवेंस है उसकी वो नफ़ी करे और हमें वो बताते रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के जो है वो तहत काम करें और हिंदुस्तान की बातें हम मानें और उनको वो बढ़ावा देते रहे उनसे और उनको कहते रहे कि एशिया पैसिफिक में परफॉर्म करो। लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान कामयाब नहीं हुआ बल्कि उसने खूब मार खाई
लद्दाख के अंदर। तो ये हाइब्रिड वार उस वक्त ज़्यादा लीथल हो जाती अगर अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान दुश्मन अनासर जो है उनको कामयाबी होती। चूँकि अमेरिका फेल हो गया है और वो वापस चला गया है और अब वहाँ से बैठ के ताने दे रहा है अशरफ गनी को कि हम आपको तनख्वाह देते हैं, हम आपकी फ़ौज पालते हैं, हमने इतने हज़ार बंदे आपके लिए मरवा दिए हैं, आप जो है बुज़दिल हैं, आपसे लड़ा नहीं जाता, आपके लिए आपकी फ़ौज नहीं लड़ना चाहती। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि इस सूरत हाल के अंदर हमदुल्ला मुहिब जो मर्जी दुश्मनी करे, अमरुल्ला साले जो मर्जी दुश्मनी करे, अशरफ गनी को अगर ना समझ आए बात तो वो और बात है, लेकिन ये एक नविश्ता दीवार है कि आइंदा चंद इफ नॉट इन सर्टन वीक्स बट चंद महीनों तो आप के ब्रिगेडियर साहब आपकी गुफ्तगू का अगर खुलासा निकाला जाए तो वो ये है कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की नाकामी हाइब्रिड वार में पाकिस्तान की कामयाबी की वजह बन सकती है, यानी वो सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, वो प्रोपेगेंडा टूल नहीं होगा। मैं ये आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि इस हाइब्रिड वार तो ख़तरनाक होती है, बिकॉज हाइब्रिड वार एक ऐसा छुपा हुआ हथियार है, एक ऐसा आसान हथियार है और इतने कम पैसों पे वो लड़ा जाता है कि उसके अंदर अगर आप स्ट्रेटेजिक सिचुएशन को एक्स करें और दुश्मन जो है अपना नरगा कंप्लीट करने में जो है वो कामयाब हो जाए तो फिर ये ज़्यादा ख़तरनाक होती है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अफगानिस्तान के अंदर बदलती हुई सूरत हाल के अंदर हाइब्रिड वार जो है वो इतनी मुयसर अभी हमारे खिलाफ नहीं होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि चूँकि मगरब आंखें बंद करता है, फ़लस्तीन से आंखें बंद करता है, कश्मीर से आंखें बंद करता है, अफगानिस्तान की सिचुएशन से बंद करता है, पाकिस्तान का जो अच्छापन है, पाकिस्तान ने जो लड़ाई लड़ी है टेररिज्म के ख़िलाफ़ और कामयाब हुआ है, उसको वो रिकग्नाइज नहीं करता और हम पे इल्जाम लगाता रहा है। तो ये अफगानिस्तान की इसी हवाले से ये एक वाहिद चीज उनके पास रह गई है, हम इसका भी तदारुक इंशाल्लाह कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। मैं अब्दुल्ला साहब आपकी तरफ भी आऊंगा। ताहिर खान साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, अफगान अमूर के माहिर हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, पाकिस्तान की चोटी के सहाफ़ी हैं। ताहिर खान साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ताहिर खान साहब, ये तुरबुर हमसे इतने नाराज क्यों है, क्यों पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अमरुल्ला साले, अशरफ गनी, पूरी टीम, थोड़ी सी खामोशी नजर आ रही है, थोड़ी सी कहेंगे अब्दुल्ला की, क्या जो पंशेरी हैं वो आप समझते हैं कि अब वो हकायक को जान चुके हैं और हिंदुस्तान जो स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा था, एक धड़ा ये समझ चुका है कि ये पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा अब मजीद नहीं चलेगा, हिकमत अमली क्या होनी चाहिए सर? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में चूँकि अफगानिस्तान में लड़ाई बिल्कुल उसमें तो कोई शक नहीं है कि शायद ये किसी को तवक्को नहीं थी कि तालिबान इतने कम अरसे में और देखो तालिबान की स्ट्रेटजी देखें कि तालिबान जो कि पश्तून है, मेजॉरिटी पश्तून एरिया से मुल्ला उमर ने कंदहार से 1994 में बहुत कम लोगों से आगाज़ किया और लोग उसको पश्तून कहते थे और हैं और थे भी। मुल्ला अख्तर मंसूर के दौर में पहली मरतबा जो रहबरी शूरा है उनके 3 लोगों को उन्होंने लिया था। तो अब तालिबान की स्ट्रेटजी देख कि पश्तून एरिया में इतनी लड़ाई नहीं है, हेलमंद में है, कंदहार में है, लेकिन फिर आप देखें कि पक्तिका खौस से आते हुए यहाँ पे निंगरहार आओ, निंगरहार से फिर कुनड़ चले जाओ, बदख्शान वगैरह को भी टच करो। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी शुमाल में जो गैर पश्तून मेजॉरिटी एरिया है कुंदूज के अलावा जी, अब वहाँ से उनको जो लीडरशिप है उनको हो गई मायूसी, क्योंकि उनको तो शायद यह तवक्को नहीं थी। सदर जो बाइडन का भी जिक्र हुआ उसने तो साफ कह दिया कि आप जाने, आपका काम जाने। जी हाँ, 3.5 लाख फोर्सेस है आपके और 20 साल से अमरीकी तरबियत याफ्ता है। उन्होंने खुद कहा कि तकरीबन $1 ट्रिलियन उन्होंने खर्च किए हैं। आप लड़ें तालिबान के खिलाफ, उन्होंने खुद कहा कि तालिबान के खिलाफ लड़ो। बिल्कुल, हम तो हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि हम आपको हवाई जो उनका तावन है वो देंगे, महदूद फिजाई हमले जारी रखे तो जाएंगे। डॉक्टर साहब लड़ाई के लिए तो विल चाहिए, एक इरादा भी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में अब लोग समझते आज क्यों गजनी के गवर्नर ने क्यों तालिबान से कहा कि मुझे आप जो सेफ पैसेज कहते हैं, महफूज रास्ता दो, मैं जा रहा हूं, वो चला गया। इसके 2 दिन पहले निमरोज के गवर्नर ने कहा तालिबान से कि उनको ईरान जाने दो, उन्होंने जाने दिया। अब तालिबान को रोकते भी नहीं है, मारते भी नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा अगर कोई लड़ाई नहीं करता और इलाके देर और शुमाल का तो किसी को तवक्को नहीं थी। ठीक है, अब शुमाल का जो अच्छा ताहिर खान साहब, एक बड़ी अहम बात कल विफाकी वजीर ने यह सवाल उठाया, फवाद चौधरी साहब ने और मोईद यूसुफ साहब ने अपनी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 2000 अरब डॉलर जमीन खा गई,
आपकी 3 लाख से ज्यादा अफवाज और दूसरी जानिब 70,000 तालिबान, आप उनसे मुकाबला नहीं कर पा रहे और अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहे हैं। जो ग्राउंड रियलिटी है वो आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, आप बाखबर रहते हैं, एक प्रोविंस का आपको पता है कि अब तो ये भी देखने में आ रहा है उज़्बेक हो जाएं, ताजिक हो जाएं, फारसी बोलने वाले हो जाएं, जो कि पहले शुमाली इत्तेहाद का हिस्सा भी थे, अब वो तालिबान की सफों में खड़े हो गए हैं, शामिल हो रहे हैं, वो बाकायदा तौर पर एयरपोर्ट्स पर पनाह ले रहे हैं, अपना असला दे रहे हैं और तालिबान वही असला इस्तेमाल कर रहे हैं अफगान फोर्सेस के खिलाफ। तो आप क्या समझते हैं, ये जोर को जारी है या आप समझते हैं कि वहां के जो लोग हैं, अफगानी हैं, उनको समझ आ गई है कि ये स्टेक होल्डर्स अब आने वाले दिनों में इक्तदार में होंगे और इनके बगैर काम नहीं चलेगा? ये जो सवाल आपने किया बहुत अहम इसलिए है, और मैं शायद इसी की तरफ अगर ना भी आता तो अब मैं आऊँगा। ये जो शुमार वाला फैक्टर है, अब देखें ना, तालिबान ने, जो मैं स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ, कि एक तो चलो तालिबान ने, चूंकि माजी में जब 1996 में तालिबान आ गए थे काबुल में, तो उससे कुछ महीने पहले हिकमतयार का और बुरहानुद्दीन रब्बानी का मुआहिदा हुआ, जिसको माहिपर मुआहिदा कहते हैं। बिल्कुल। माहिपर काबुल से जब आप जलालाबाद आएंगे तो रास्ते में एक वहां पर एक डैम भी आता है, वो मुआहिदा हुआ। और जब तालिबान गए तो दोनों मिलकर के शुमाल चले गए। हिकमतयार भी मज़ार शरीफ गया था, रब्बानी साहब भी गए थे। लेकिन अब वो भी मुश्किल नजर आ रहा है कि काबुल से अगर किसी मरहले पे तालिबान ये कहते हैं, क्योंकि गजनी तालिबान अगर पहुंच गए तो गजनी तो मेन रूट पे है, कंदहार से होके फिर उसकी ये जो मैदान वर्दक है, सर मज़ार शरीफ की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी है तालिबान ने, मज़ार शरीफ पहुंचने वाले। हाँ, मज़ार शरीफ पहुंचने वाले हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका जो सवाल था कि अब ये जो डॉलर के खर्च, शेबरगान जब चले गए, जो जान के मरकज तालिबान, तो दोस्तन के घर में जब चले गए तो उनकी वीडियो पूरी दुनिया ने देख ली कि वो कितना बड़ा महल है। अब ये देखे ना कि तुर्की से जनाब मार्शल दोस्तम बजाय कि वो जो जान चले जाते अपने इलाके, वो काबुल में आ गए। और काबुल से अब जब उस पर तनकीद बहुत ज्यादा हो गई तो अब मज़ार शरीफ चले गए, परसों अपने काफी फौजियों के साथ, और कल सदर साहब भी वहां गए थे। ठीक है, लड़ाई वो खुद नहीं लड़ रहे। और आज तो अभी मैं उसका बयान पढ़ रहा था, जो उलसी जरगा कौमी असम्बली है, उनके जो स्पीकर है रहमानी साहब, उन्होंने कहा कि शुमाल में एक तालिबान से लड़ाई के लिए एक बहुत मजबूत इत्तेहाद बन गया है, और वो उन्होंने कहा कि अनब्रेकेबल है, तो टूटने वाला नहीं है। अब देखेंगे कि आगे क्या होता है। लेकिन अगर ये वाला इत्तेहाद बनता है, ये भी अफगानिस्तान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कि अफगानिस्तान के अगर अपने फोर्सेस, रेगुलर फोर्स है, मिलिट्री है, पुलिस है, इंटेलिजेंस है, दीगर इदारे हैं, और अमरीकियों की वो एरियल स्ट्राइक का सपोर्ट भी उनको है, तो इस तरह मलेशिया बनाना, तो आप अफगानिस्तान में अगर खाना जंगी के खदशात तो थे लेकिन ज्यादा इम्कान नहीं था। लेकिन अब तो खुद अफगान हुकूमत को लोग ब्लेम करेंगे कि आप वो बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी वक्त है अभी हल होने का, और इमरान खान साहब ने ठीक कहा। ठीक है, अच्छा, मैं ताहिर खान साहब आपकी तरफ दोबारा आऊंगा, क्योंकि आपसे तो जितनी भी गुफ्तगू की जाए अफगानिस्तान के उमूर पर वो बहुत कम है, क्योंकि आपकी जो मालूमात है और जिस तरीके से आप ज़मीनी हकायक से बाखबर रहते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, आप ये बताइएगा, जिस तरह हसन खान साहब ने नॉर्दर्न एरियाज़ का भी बताया, किस तरीके से तालिबान ने एक हिकमत अमली दिखाई, फिर उन्होंने नमरोज़ की गवर्नर का जिक्र किया कि उसको सेफ पैसेज मिला, वो ईरान चले गए। गजनी के गवर्नर का उन्होंने कहा कि वो भी महफूज रास्ता मांग रहे थे, उन्हें भी दे दिया। तालिबान की इस मरतबा जो हिकमत अमली है, एक तो उनके सियासी और सिफारती तदब्बुर का भी यहाँ पे जिक्र हो रहा है। इतना अरसा जो अफगान फोर्सेस ने दावा किया कि 3 लाख से ज़्यादा अफवाज हैं, हम वेल इक्विप्ड हैं, हमारे पास अमेरिका ने असला हमें दिया है, 2000 अरब डॉलर। यू नो वेरी वेल बेटर देन अदर्स कि अगर 2000 डॉलर अफगानिस्तान में इस्तेमाल किए जाए तो 2 नए अफगानिस्तान तामीर हो सकते हैं इससे, और पाकिस्तान पर मलबा डाल दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, दो बात तो बड़ी वाज़ेह है, मैं क्योंकि आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ। अब जब ज़ाहिर है अमेरिका को शिकस्त हुई है तो बहुत सारे लोग सर उठा रहे हैं, लेकिन उस ज़माने में मैं ये बोलता था कि जो पेंटागन है वो करप्शन में मुलव्विस है, और ज़ाहिर है पेंटागन की करप्शन जो है, हामिद करज़ई के भाई जो हैं वो सबको पता है कि सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड थे वहाँ के, और वहाँ काम उनका हो रहा था, बाकायदा उनके डांडे थे, और 93% ऑफ दुनिया का जो नारकोटिक्स ट्रेड था
वो तालिबान के ज़माने में ख़त्म हो गया था 0% पे इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक, और उसके बाद 93% 6,800 टन जो था वो एक वक्त में अफ़गानिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा था। कहाँ जा रहा था, कौन लेके जा रहा था? पाकिस्तान से तो जा नहीं रहा था, तो फिर किस तरह जा रहा था? जहाज़ों में जा रहा था, तो जहाज़ किसके थे? बात सीधी सी समझे ना। गैर मुल्की मीडिया को बताया कि अशरफ गनी अगर उस वक्त तालिबान को स्टेक होल्डर तस्लीम करके उस इंतखाबात का हिस्सा बना देते तो काफ़ी हद तक आज मामला दुरुस्त साबित होते, लेकिन उस वक्त अशरफ गनी ने मानने से भी इनकार किया, इंटरिम गवर्नमेंट से भी इनकार किया। इवन के जब दोहा में एक मुआहिदा हुआ तो उन्होंने कहा जी ये तो एक रद्दी का टुकड़ा है, इसमें तो हमारे कोई मतलब हमारे साथ कोई गुफ्तगू शनीद भी नहीं हुई है, तो उन्होंने कहा हम प्रिजनर्स भी रिहा नहीं करेंगे। तो आप नहीं समझते कि अशरफ गनी की हट दर्मी की वजह से आज सूरत हाल इस नहज तक पहुंच गई? देखिए, ये क्लासिक केस है मिसअंडरस्टैंडिंग का अपने मुल्क के मुतल्लिक, अपने लोगों के मुतल्लिक, और रिलाय करने का ऐसे लोगों के ऊपर जो कभी दुनिया में रिलायबल हुए ही नहीं। मैं आपको एक कलीदी बात जो है वो करना चाहता हूँ आपसे। देखिए, डगलस मैकार्थर ने पैसिफिक में जंग लड़ी, अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बम मारे, शिप के ऊपर उन्होंने मुआहिदा किया, जब कई जापानियों ने खुदकुशी कर ली उस पैसिफिक वार और जो जापान के आ रहे हैं। लेकिन जब डगलस मैकार्थर वापस बुलाया अमेरिकी हुकूमत ने, पूरा जापान रो रहा था। ये क्यों? देखिए, ये अफगानिस्तान के मुतल्लिक ये कहते हैं कि अमेरिका वेंट इनटू वॉर इन अफगानिस्तान सर्चिंग फॉर अ स्ट्रेटेजी। उनको ये पता ही नहीं था कि उनके हिकमत अमेरिका की जो जर्नलशिप है उसको सवाए फायर पावर पे, डेजी कटर्स पे, बॉम्बर्स पे और शादियों पे बम मारने पे, यतीमों मस्कीनों बच्चों को मारने के अलावा उनको कोई मिला ही नहीं। एक सिपाही को रेस्क्यू करने के लिए वो हज़ारों आदमी जो है वो मार सकते हैं। ठीक है। और उन्होंने ये कत्लेआम अफगानिस्तान में किया। हुआ ये कि जब वो वहाँ आए 9/11 के बाद, दे हैव अ हनीमून पीरियड अप टिल अबाउट 2006 एंड 8। पाकिस्तान उनको कहता रहा कि भाई ये अफगानिस्तान है, इसके अंदर आप जो है ना एक प्रोलॉन्ड इंसर्जेंसी नहीं लड़ सकते हो। उन्होंने जो कार्डिनल मिस्टेक की, सबसे बड़ी जो गलती की, उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मलेशिया को तैयार करने के, फौजें तैयार करने के, अफगानिस्तान के अंदर हेटरेज पैदा करने के, चाहे वो अफगानों के खिलाफ हो, चाहे वो तालिबानों के खिलाफ हो, चाहे वो हज़ाराज को इस्तेमाल करें, चाहे वो हेरातियों को इस्तेमाल करें। देखिए, ये क्यों है कि तालिबान जो है वो सेंट्रल एशिया के बाद आमू रिवर के साथ साथ कामयाब हुए हैं? वो इसलिए हुए हैं कि लोग उनके साथ शामिल हुए हैं। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के जो फतवात हैं, देयर इज नो बैटल ऑफ फ्रंटियर ओवर देयर एज येट, वो तो चलते जा रहे हैं और इलाके जो है पड़ते जा रहे हैं उनकी झोली में, लोग उनमें शामिल होते जा रहे हैं। और देयर इज नो पिच्ड बैटल एक्सेप्ट के जो उन्होंने लश्करगाह में और हेरात में बॉम्बिंग की है अमेरिकनों ने। और अमेरिका, मैं एक मिनट आपको एक चीज बता, अमेरिकनों को शर्म आनी चाहिए कि वो 20 साल वहां पे हारे और अब डेगो गार्सिया से B-52 बॉम्बर लेके और अफगानिस्तान जो हमारा ब्रदर मुल्क है उसको वो तोड़ रहे हैं, उसको वो तबाह कर रहे हैं और अफगानिस्तान के वो बंदे मार रहे हैं। दे शुड एक्सेप्ट फ्रॉम अ बिग हार्ट के उनको डिफीट हुई है। और अगर वो डेवलप करते अफगानिस्तान को, उसकी सोसाइटी को डेवलप करते, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते, बजाय इसके कि वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उधर हथियारों पे लगाएं, तो आज वो हालत होती है अफगानों की जो शायद डगलस मैकार्थर के जाने पे जापान की हालत थी। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब, मैं क्योंकि यहाँ पे बड़ा एक अहम नुक्ता, क्योंकि मैं जाना है दोबारा ताहिर खान साहब की तरफ भी, हाइब्रिड वार के हवाले से हम बात करते हैं। ये बैनुल अक़वामी सतह पर मुनाफकत जो है, इसका सिलसिला कब खत्म होगा? होलोकास्ट की बात आती है तो सोशल मीडिया के साथ क्या कुछ होता है आपको भी पता है। अगर फ्रांस के सदर के खिलाफ बात होती है या फ्रांस के अंदर एहतजाज होता है तो सोशल मीडिया पे कैसे पाबंदियां लगा दी जाती हैं। इसी तरीके से हम देखें तो यूएस प्रेसिडेंट के हवाले से माजी में भी डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बातें हुई तो उसकी ट्वीट्स बंद लोगों की कर दी गई, और आज़ादी इज़हार राय के नाम पे हिंदुस्तान में क्या कुछ होता रहा। जब पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा होता है, EU डिसइंफो लैब ने इतना एक्सपोज कर दिया, तमाम पहलू रख दिए पूरी दुनिया के सामने, और ब्रिसल्स में एक मुस्तनद ऑर्गेनाइजेशन इदारा है, उसके बावजूद आलमी दुनिया ये मुनाफकत कब खत्म करेगी? ये जो बैनुल अक़वामी मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं ये कहां पर हैं? ये क्यों नहीं रोकती? और भारत जो पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर लड़ रहा है उसकी रोकथाम के लिए इकदाम क्यों नहीं करती? दावे तो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का खात्मा है। ब्रिगेडियर साहब,
जी देखिए, हाइब्रिड वॉर अमेरिका इसलिए नहीं ख़त्म करता कि वो हिंदुस्तान का पूरा फुल एलाई है चाइना के ख़िलाफ़। वो उसको वहाँ पे खड़ा करना चाहता है, चाइना को वो उधर मिनिमाइज़ करना चाहता है। आज उसने वार्निंग इशू की है मशरक़ वस्ता के ममालिक को कि आप में से कोई आदमी जो है वो किसी किस्म की मराहत या कनेक्टिविटी या अड्डा जो है वो चाइना को वो नहीं दे सकता। तो ये तो उनकी स्ट्रेटजी जारी है, चाहे वो IMF हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो जिस तरीके से वो पाकिस्तान को कोर्स करना चाहते हैं वो करेंगे। हालांकि उनको इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक बहुत प्रैग्मेटिक प्राइम मिनिस्टर है। ही लव्स पीस। उसने हिंदुस्तान को कई दफ़ा पीस की ऑफ़र की है। उसने हमेशा ऑफ़र किया अमरीकनों को कि आप तालिबान से मुज़ाकरात करें, और जब उन्होंने कहा कि हम तालिबान का दफ्तर बना लेते हैं पाकिस्तान में, लोगों ने उनका मजाक और उनको तालिबान खान कराया। बाद में दोहा में बन गया। वही लोग जो हमारे मुखालिफ थे और जो हिंदुस्तान ने जो प्रोपेगेंडा किया, आज हिंदुस्तान मिन्नतें कर रहा है कि मुझको दोहा टॉक्स में शामिल करो। शर्म आनी चाहिए हिंदुस्तान को, जिसने वो प्रोपेगेंडा किया था जब इमरान खान ने ये कहा था कि इनसे जो है वो नेगोशिएट करो। देखिए ठीक है टीपू साहब क्योंकि वक्त कम है, मैं ताहिर खान साहब आपको भी इन्वॉल्व करना चाहूंगा। ताहिर खान साहब ये बताइएगा, अब हकायक पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारा एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हमें अफगानिस्तान में इस्तेहकाम चाहिए, जो कि हमारे इस्तेहकाम के लिए जरूरी है, रीजनल कनेक्टिविटी के लिए जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज वजाहत कर दी है मज़ार शरीफ तक और वो जो रेलवे लाइन का मंसूबा है। ये बताइएगा सर कि अफगानिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। दोस्तम जो है वो काबुल में बैठे रहे और उनके साथ जो कुछ होता रहा, और नादन साइड पे जो डेवलपमेंट हुई, फिर अशरफ गनी ने कुछ एक आध दौरे किए कल और लोगों को थोड़ा तसल्ली देने की कोशिश की। क्या ऑप्शन रह गए अशरफ गनी के पास, क्योंकि हालात तो कशीदा नजर आ रहे हैं। क्या दोबारा इंतशार, खुदा न ख्वास्ता कोई अनारकी की सूरत हाल पैदा होने के इम्कानात हैं? मेरी नज़र में ये वक्त है कि कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने इक़्तिदार की। अगर अफगानिस्तान के 40 साल जो सोवियत यूनियन का वहाँ पर कब्ज़ा था और फिर अमरीकियों का और नेटो का, तो दोनों को मिला करके अगर ये वाला, और फिर आपस में जो लड़ाइयाँ होती रही और ये क्राइसिस, अगर अफगानिस्तान को 20 साल लड़ाई से निकालना है तो ऐसा नहीं होगा बयानात से। और तालिबान का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है। तालिबान तो अपने आप को समझते हैं कि वो जीत रहे हैं, और यही बात पाकिस्तान भी कहता है कि क्योंकि तालिबान से जब आप मिलेंगे प्राइवेटली, उनसे पूछेंगे तो उनके बिल्कुल एक मुख्तलिफ सोच है उनकी, और वो तो कहेंगे कि उन्होंने तकरीबन 40 ममालिक को और उनकी टेक्नोलॉजी को और उनके सब कुछ को, तो उसके बावजूद उनको जाने पे मजबूर किया। काफ़ी लोग तो उनको शिकस्त कहते हैं कि अमेरिका को शिकस्त हुई, नेटो को शिकस्त हुई है। लेकिन चलो हम शिकस्त की बात नहीं करते, वो मुज़ाकरात के ज़रिए अगर हम कहें कि गए हैं, लेकिन अब तो अमेरिका उसके लिए नहीं ठहरेगा। अब तो अफगानों का मसला है। और देखो ना, दोहा मुआहिदे के 4 नुकात में 2 तालिबान और अमेरिका के साथ है, रिलेटेड है। एक इनखिला और दूसरा उसी के बदले में तालिबान की जमानत गारंटी। 2 जो और है, सीज फायर और बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात, और आइंदा उसी के बुनियाद पे मुस्तकबिल का फैसला निज़ाम, वो तो अफगानों के पास है। सर सीज फायर तो खान साहब हुआ ही नहीं आखिर तक। सीज फायर का फाइनल मुआहिदा तो आखिर तक नहीं हुआ। सीज फायर पर तो तालिबान नहीं रजामंद हुए। आप दोहा मुआहिदा अगर एक दफा आप दोबारा पढ़े तो उसमें कम अज कम 2 मरतबा 3 मरतबा इस्लामी हुकूमत का जिक्र हुआ है कि बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात के नतीजे में वो हुकूमत वहाँ पे बनेगी। बदकिस्मती अब यह है कि आज 12 अगस्त है और 12 अगस्त आज बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात के 11 महीने पूरे हो गए हैं। 12 सितंबर को शुरू हुए थे। तो अगर 11 महीने में एजेंडे पे भी इत्तेफाक नहीं हुआ है तो इसका एक वाहिद हल है कि दोनों फरीक किसी न किसी समझौते पे तो जाना पड़ेगा, दोनों को अपने मौक़िफ़ से पीछा हटना पड़ेगा। लेकिन अफ़गान हुकूमत को यही इसी तरीके से अफ़गान हुकूमत छोड़ना चाहेगी जो अभी हो रहा है, और या कोई सियासी हल की तरफ जाएंगे। तो अगर सियासी हल की तरफ नहीं जाते, इक़्तिदार के लिए वो कुर्बानी नहीं देंगे कि लोगों के अवाम के लिए। और सबसे जो बदकिस्मत अभी एक अफ़गान है अभी कि सिर्फ इस लड़ाई में अफ़गान मर भी रहा है और अफ़गान का जायदाद और उनकी सब कुछ तबाह भी हो रहा है। अमरीकी बड़े खुश हैं कि 29 फरवरी 2020 के मुआहिदे के बाद आज तक ना अमरीकी मरा है
ना नेटो का फौजी मरा है तालिबान के हमले में, तो वो तो खुश है, वो तो 95% से आगे तो चले गए ताहिर हैं खान ज्यादा। साहब फिर ये तो बात लिहाजा तो अगर ताहिर अफगान खान साहब मर फिर रहे हैं, ये उसका जिम्मेदार फिर कौन है? ठीक है ताहिर खान साहब, आपने जिस तरह कहा कि मसले का हल तलाश करना होगा, अफगान गवर्नमेंट जो है वो तो डिक्टेट कर नहीं सकती तालिबान को। आपने कहा कि वो अपनी फतह करार दे रहे हैं, 40 से ज्यादा ममालिक की अफवाज को वो कहते हैं, दावा करते हैं कि हमने शिकस्त भी दे दी है। तो इसमें मीडिएशन कौन करेगा, मीडिएटर कौन बनेगा, सहूलतकार कौन बनेगा? आपको क्या लगता है कि दोहा में जो ट्राइका प्लस है ये प्रेशराइज करेगा, यूएन प्रेशराइज करेगा या बाइडेन करेंगे? न मीडिएशन के लिए कोई भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने तो ये भी कह दिया कि हम गारंटर भी नहीं बनेंगे, और बिल्कुल ये दुरुस्त फैसला है पाकिस्तान का। बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात से पाकिस्तान ने अपने आप को अलग रखा है, बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, क्योंकि अब ये अफगानों का मामला है। और पाकिस्तान के बारे में जो वहाँ प्रोपेगेंडा किया जाता है, पाकिस्तान को मालूम था पहले से कि, और ये अमरीकी भी कहते थे कि ये वाला जो बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात होंगे ये बड़े तवील होंगे, पेचीदा होंगे। ये कभी आप इमरान खान साहब का आज से कोई साल पहले वाला बयान देखे, उसने ये उस वक्त भी कहा था कि ये मुज़ाकरात में अप्स एंड डाउन होंगे या रुकेंगे भी, क्योंकि मसला इतना आसान नहीं जितना देखा जाता है। लेकिन अब भी मैं कहता हूँ ना, आपकी बात जो की ना रीजनल ममालिक, ये उन पर दबाव बिल्कुल है। ये जो कल इजलास हुआ है, कल तो ट्राइका प्लस का था, रूस, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान का, लेकिन उससे एक दिन पहले 10 अगस्त को जो अफगानिस्तान के 6 जो पड़ोसी है और यूरोपियन यूनियन है, यूनाइटेड नेशन है, अमेरिका है और चीन था, वो उसमें शिरकत की। उन्होंने रूस और ईरान उसमें नहीं गए थे पहले वाले इजलास में। तो ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ तालिबान को सहूलतकारी का, तालिबान को फैसिलिटेशन का, वो तो उसको तो कह सकते हैं, लेकिन और तालिबान भी किसी की नहीं मानेंगे। ठीक है, ये भी मतलब क्लियर हो। ताहिर खान साहब, क्योंकि तालिबान तो कह रहे हैं कि वो जीत रहे हैं। ताहिर खान साहब, वक्त बहुत कम है, आपकी गुफ्तगू बड़ी अहम है, वक्त बहुत कम है। अब्दुल्ला गुल साहब समेटिएगा गुफ्तगू को, कंक्लूड कीजिएगा कि पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए और तालिबान तैयार हो जाएंगे मुज़ाकरात के लिए? इंटर अफगान डायलॉग कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने मुझे टोटल 4 मिनट दिए हैं अभी तक, और मेरे ख्याल में ये बड़ी ज्यादती है। मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना जी बिल्कुल। जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान के हवाले से, देखें 2-3 बातें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। एक बात यह है कि ये कहना कि जी उन्होंने, वो कह रहे हैं कि हमने शिकस्त दे दी है दुनिया के 40 ममालिक को, तो क्या गलत कह रहे हैं? बिल्कुल शिकस्त दी है, ये तो रियलिटी है। ग्राउंड के ऊपर जिसको मार पड़ी हो तभी तो वो मुज़ाकरात पे, वरना अमेरिका और कभी मुज़ाकरात की बात करता, ये नामुमकिनात थी। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को तो दोहा मुआहदे से अलहदा रखा गया। अब पाकिस्तान के ऊपर मलबा डालते हैं, अपनी शिकस्त का जो है वो पाकिस्तान से फायदा करना चाहते हैं, उसका सारा का सारा मलबा पाकिस्तान के ऊपर कह रहे हैं, ये गलत है।